नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर के अंदर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारा सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यू सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। ये 6 मार्च 2024 को लिया गया पेपर था, उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। थियरिकल पोर्शन जो होगा वो उसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और जो प्रैक्टिकल अकाउंट यानी कि थोड़ा कैलकुलेशन होगा वो हम अलग से कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो एंड तक बने रहिए, हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट मैंडेटरी डिस्क्लोजर और डिसकंटिन्यूज, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाना होता है। ओके, वो कंपलसरी भी नहीं आता। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी। तो सोशल अकाउंटिंग रिपोर्ट है और ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, ये दोनों कंपलसरी नहीं है। हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो दिखाना कंपलसरी है। सो आंसर इज डी, दैट बोथ ए एंड बी आर नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्ट। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान असेट्स ऑन ओपनिंग दे रखा है 14,98,000, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन 66,000 है, एक्चुअल रिटर्न दे रखा है 4 लाख रुपीज़ और क्लोजिंग वैल्यू आपको दिखा है 18,50,000। तो हमें फाइंड करना है एसर्टेन द बेनिफिट्स पेमेंट टू रिटायर ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल के आखिर में कितना पेमेंट किया जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं इसका किस तरह से कैलकुलेशन होता है। जो इसका कैलकुलेशन जो होता है, इसके अंदर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उसमें फर्स्ट कैलकुलेशन कर देते हैं। ये सेकेंड एमसीक्यू हमारा है। तो इसके अंदर मेंशन किया है कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू क्लोजिंग ले लेते हैं, फेयर वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू लेते हैं और उसके अंदर से हम फेयर वैल्यू ओपनिंग माइनस कर लेते हैं। ओके, जो ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर लेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसके अंदर से हम माइनस करेंगे एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, और साथ में माइनस कर लेंगे बेनिफिट्स पेड। ओके, तो हमारे पास एक्चुअल रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली ये माइनस किया जाता है एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन। अगर हम इसमें से माइनस कर लेंगे ना, तो इसमें से प्लस और माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट मिलेगा वो होता है एक्चुअल रिटर्न। ओके, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ रखी है। जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है। ओके, तो 18,50,000 और 14,98,000 है। तो यहाँ पे 18,50,000 और 14,98,000। ओके, तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 66,000 मिल जाएगा, जिसके अंदर से हमारा एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन बनता है वो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन हमारा 66,000 हो जाएगा। ओके, सो कंट्रीब्यूशन है -66,000। ओके, डायरेक्ट लिखते ही एक एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन दे रखा है। अब हमारा जो एक्चुअल रिटर्न है ऑन प्लान वो इट्स अ 4 लाख। ओके, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा हमें क्या करना है, ये 14,98,000 भी माइनस करना है, 66,000 भी माइनस करना है। तो बैलेंसिंग फिगर जो यहाँ बच जाएगी उसे कहेंगे बेनिफिट्स पेड। ओके, तो कितना बेनिफिट्स पेड किया तो अमाउंट हमारे पास मिल जाएगा 1,14,000। ओके, सो 18,50,000 में से 14,98,000 भी था माइनस करना है, 66 भी माइनस करना है। जो बैलेंस बचेगा वो अमाउंट के अंदर अगर आप 1,14,000 ऐड कर लेते हो तो हमारे पास टोटल असेट्स रिटर्न जो हमारे पास है 4 लाख, जो क्वेश्चन में दिया गया था वो मिल जाएगा। सो आंसर इज 1,14,000 हमारा क्वेश्चन के अंदर आएगा। सो आंसर इज डी, दैट इज 1,14,000। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डज द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंटर, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम किसे कहेंगे। तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो होता है या मैक्सिमम प्रॉफिट ओनली, प्रायोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर इंटरेस्ट ओवरऑल ऑल अदर्स, and upholding the professionalism and integrity and accountability. So answer is C, that is upholding the professionalism, integrity and accountability. Okay, fourth question लिखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन ये आता है, पीके लिमिटेड हैज एन 6,000 इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4. Okay, on 1/4 they having a 6,000 shares of 10 each fully paid up. On 31st December issue 600 shares of 10 each but only 5 paid up. यहाँ पे 5 पेड अप है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वैंस फाइंड करना है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड करना है, तो दोनों का वेटेज इक्वल होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास जो 600 शेयर्स थे
वो 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ का था, तो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3000, और उसको डिवाइड बाय 10 कर लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 300 शेयर्स। ओके, तो हमारे पास जो इनिशियली जो हमारे पास शेयर्स थे वो 6000 शेयर्स थे। ओके, तो वो 6000 शेयर्स से उसके हिसाब से हमें क्या काउंट करना है, दैट इज़ अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ऑन 1/4, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, तो ऑन 1/4 आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 6000 शेयर्स का, ओपनिंग बैलेंस था 6000 शेयर्स का। ओके, और आपने जो किया 31 दिसंबर को, तो वो आपने इश्यू किया। अब इश्यू नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो हमने यहाँ पे काउंट कर लिया कि 600 शेयर से एट द रेट ऑफ 500, एट द रेट ऑफ 5, तो इंटू 5 कर लेंगे और डिवाइड बाय 10 कर लेंगे क्योंकि हमें 10 का चाहिए, तो ये 300 शेयर हो जाएंगे। ओके, तो इनिशियली आपके पास 6000 शेयर थे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 6000 और ये 6300, यानी कि 6300 हो गए। अब 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक अब हमारे पास हो गए 9 मंथ्स, तो इसको वेटेज 9/12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 31 मार्च से हमारा साल कंप्लीट होता है 31 मार्च, तो ये हो गया 3 मंथ्स, दैट इज़ 3/12। अगर इसको हम करें तो आंसर हमारे पास आएगा, वो कहलाएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जिसे हम वेन्स कहते हैं। ओके, तो 6000 इंटू 9/12 यानी 4500, यानी 4500। ओके, और 6300 इंटू 3/12 करेंगे तो 1575 आएगा, दैट इज हमारे पास टोटल हो जाएगा 6075। सो आंसर इज 6075। यहाँ पे आंसर हमारे पास देखो 6075 अवेलेबल है, सही कैलकुलेशन किया है। ओके, नंबर 5, विच ऑफ द अकाउंटिंग बेसिक सिस्टम ऑफ ऑल द कंपनीज आर रिक्वायर्ड, सभी कंपनी को कौन से मैटर, तो ऑफ कोर्स कंपनीज का अकाउंट एक्चुअल बेसिस पे लिखा जाता है और डबल एंट्री में लिखा जाएगा। सो आंसर इज बी, दैट इज एक्रूअल बेसिस ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाते हैं। RDX Limited has 2,50,000 इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4। ओके, नेट प्रॉफिट दे रखा है कंपनी का 45 लाख रुपए, और कंपनी के 8% 35 कन्वर्टेबल डिबेंचर भी है। ओके, कन्वर्टेड कर दिए हैं 4 इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो और टैक्स रेट भी बता रखा है, तो हमें डायल्यूटेड EPS फाइंड करना है। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसके लिए, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन के अंदर हम रफ कैलकुलेशन के हिसाब से जाएंगे। तो हमें सबसे पहले होता है यहाँ पे रिवाइज प्रॉफिट करना होता है, रिवाइज प्रॉफिट फाइंड करना होता है। तो कंपनी का प्रॉफिट अवेलेबल जो है, वो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी जो है वो हमारे पास है, प्रॉफिट अवेलेबल जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था 45 lakhs। ओके, अब इसके अंदर हम लेस कर लेंगे, जो डिबेंचर इंटरेस्ट पहले पे करना था, आप डाइल्यूट कर लोगे तो डिबेंचर इंटरेस्ट हम ऐड कर दिया पड़ेगा, सॉरी डिबेंचर इंटरेस्ट होगा हमारे पास, वो ऐड कर देंगे, लेकिन वो डिबेंचर इंटरेस्ट का जो टैक्स होगा वो माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, डिबेंचर इंटरेस्ट कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास 35,000 डिबेंचर थे, एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज़ थी, और उसके ऊपर हम 8% डिबेंचर का इंटरेस्ट देने वाले थे। तो अगर डिबेंचर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाए तो वो 2,80,000 आएगा, लेकिन ये 2,80,000 में से हमें टैक्स माइनस कर देना है, तो टैक्स एट द रेट ऑफ, यहाँ पे हमें बताया गया था 25%, तो हम यहाँ पे 70,000 तो इसका टैक्स माइनस कर लेंगे। ओके, तो ये जो अमाउंट हो जाएगी वो 2,10,000 हो जाएगी। सो रिवाइज प्रॉफिट आपके पास हो जाएगा 2,10,000, और इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं 45 lakhs को, ताकि मिस्टेक ना हो जाए। तो 45 lakhs हमारे पास प्रॉफिट था, और अगर डिबेंचर इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाए तो 47,10,000 हमारे पास हो गया। अब नंबर ऑफ शेयर भी रिवाइज करना पड़ेंगे। तो रिवाइज नंबर ऑफ शेयर की बात करें, रिवाइज शेयर, तो हमारे पास जो शेयर थे वो पहले से हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा था वो बैलेंस तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, जो कि 2 लाख नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 2,50,000 थे, और उसमें से हमने क्या कर दिए, कन्वर्टेड शेयर्स, कन्वर्टेड डिबेंचर इनटू शेयर। ओके, तो वो क्या था, बोले थे एक के ऊपर हम 4 शेयर देंगे, यानी एक डिबेंचर के ऊपर हम 4 देंगे। हमारे पास 35,000 डिबेंचर थे, तो फॉर 35,000
कितना हो जाएगा, तो वो अमाउंट हमारे पास रहेगा 1,40,000। सो हमारे पास रिवाइज हो गया 3,90,000। सो अब ईपीएस फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होगा 47,10,000। हम पूरा कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहे। रिवाइज अर्निंग डिवाइडेड बाय रिवाइज नंबर ऑफ शेयर दैट इज 3,90,000। तो हमारे पास डायल्यूटेड ईपीएस मिल जाएगा जो कि आएगा 12.08। ओके, सो ये 12.08 जो हमारा है वो आंसर आएगा। सो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन में है, ओके है, दैट इज 12.08। ओके, नंबर 7, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। उसका क्या मतलब होता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसका जो मतलब होता है टू एक्नॉलेज द बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, टू एक्नॉलेज द बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखा है वो सब सही लिखा है, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बताता है। ओके, नेक्स्ट के पेज के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द करंट सर्विस कॉस्ट इज 9,000 और इंटरेस्ट कॉस्ट आपके पास 5,000 है, तो रिटर्न ऑन द प्लान एसेट 6,000 है, एक्चुअल गेन 6,500 दे रखा है। तो फॉर द पास्ट सर्विस कॉस्ट ऑथराइज कॉस्ट एमोटराइज जो है 400 रुपये है। कैलकुलेट द पीरियोडिक कॉस्ट ऑफ द डिफाइड बेनिफिट प्लान। तो डिफाइड बेनिफिट प्लान के तहत हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना होता है, तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ये क्या होता है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसके अंदर हमें करना क्या होता है, तो पहले हमें क्या करना होता है, इसकी सर्विस कॉस्ट फाइंड कर लेनी होती है। मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये सर्विस कॉस्ट इसके अंदर आती है। उसके अंदर अगर हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट आता है तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट भी हम उसमें ऐड कर देंगे। ये कंपनी का खर्चा है, ओके, और उसमें से जो भी हम ये जो भी इन्वेस्टमेंट किया, जो खर्चा किया, उसमें जो रिटर्न मिलता है, तो प्लान एसेट्स के ऊपर जो रिटर्न मिलता है वो लेस करना पड़ेगा, दैट इज रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। ओके, प्लान एसेट्स माइनस कर देना है। उसके बाद अगर कोई गेन होता है तो गेन ऑन द प्लान एसेट्स अगर है तो गेन और प्लान एसेट्स लिख देते हैं, गेन ऑन प्लान एसेट्स। ओके, और पास्ट ईयर का अगर कोई कॉस्ट बनता है तो वो भी ऐड कर देंगे। जब काके हमारे पास क्या बचेगा, PCDB, सॉरी PCDB DB, जिसे हम कहते हैं, हमारा यहाँ फुल नेम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दैट इज पीरियोडिक कॉस्ट फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ओके, तो ये जो होता है सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास सर्विस कॉस्ट जो बता रखी थी वो 9,000 है, इंटरेस्ट कॉस्ट जो हमारे पास रखा था वो 5,000 था। ओके, जो रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स था, ओके, वो हमें यहाँ पे 6,000 रुपीज़, जो भी फ़ायदा होता है वो माइनस कर देना है ये, और गेन भी यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक प्लस कर लिया है, गेन भी माइनस होगा। सो गेन भी है, जो प्रॉफिट होगा इसमें फ़ायदा होगा वो माइनस कर लेंगे, क्योंकि हम कैलकुलेशन कॉस्ट की कर रहे हैं। सो प्लान एसेट्स में जो फ़ायदा हो गया वो भी है, और पास्ट ईयर का जो एक्यूमुलेटेड था वो एमोटलाइज करना है, यानी इस साल पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। ओके, तो यहाँ पे समझ लो कि इस तरह से हमें मिल जाएगा कि क्या मिलता है, हमारे पास आंसर जाएगा 1900। अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ 1900 मिलेगा। सो आंसर हमारे पास यहाँ पे 1900 दे रखा है, दैट इज आंसर इज ए। ओके, all of the following are the components of the financial statement except, इसमें कौन सी चीज़ होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं आती है, तो बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस आती है, कैश फ्लो आता है, ये सारा आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता। ओके, ये होता है कंपलसरी में, मैंडेटरी में आता है, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है। In the year 2022-23, ABC Limited announced that employee would be paid the bonus under the profit sharing plan. और उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 7% हम नेट प्रॉफिट का क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को देंगे। However, only 5% expected to be paid during the attritions during the year. यानी उन्होंने 7% का सोचा था, 5% पे किया है। ओके, एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए उनका खर्चा है।
ओके, तो कंपनी शुड बी रिकॉग्नाइज ब्लैंक अमाउंट टू बी एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। कितना अमाउंट उनको लायबिलिटी में लिखना होगा, तो जितना उन्होंने पे किया है उतना लायबिलिटी में बनता होगा कि उतना ही पे करना है। ये उन्होंने एस्टिमेशन किया था, जबकि एक्चुअली उन्होंने सिर्फ 5% एक्सपेक्ट किया है। तो 10 करोड़ का 5% हम डायरेक्टली निकाल देते हैं, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा, दैट इज 50 lakhs। सो आंसर इज बी, 50 lakhs। ओके, according to framework, the element of financial statement would be related to the financial performance। ओके, कौन सी चीज़ होती है जो रिलेटेड टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस कौन दिखाता है। तो उसमें इक्विटी की ज़रूरत नहीं थी, इनकम एक्सपेंस इज गुड, लेकिन इक्विटी ज़रूरत नहीं थी। असेट्स लायबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मिलता है सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर से। सो आंसर इज ए, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नंबर 12, XYZ लिमिटेड अलाउड द एनुअल 15 days एक्यूमुलेटेड सिक लीव, यानी 15 दिन की सिक लीव उनको दिया रहता है, वेस्टिंग टाइप ऑफ ईच एम्प्लॉय, हर एक बंदे को दिया रहता है, कंपनी दे दी है अपने एम्प्लॉयज़ को। ओके, एंड फॉर एक्यूमुलेटेड लीव द कंपनी पे द कैश इक्वल टू डेली रेम्यूनरेशन, यानी जितना अगर उनके पास छुट्टियाँ बच जाती है, वो नहीं उसको अगर यूटिलाइज नहीं करते, तो कंपनी को उसको पैसा देना होता है। तो एवरेज डेली रेम्यूनरेशन यानी 700 रुपये देते हैं कंपनी। अब द कंपनी हैविंग द 100 एम्प्लॉयज़, 100 एम्प्लॉय है, और एक्यूमुलेटेड एवरेज 11 डेज की उनकी लीव बनती है, तो कितना अमाउंट उनको एनकेशमेंट ऑफ द डेबिटेड टू द स्टेटमेंट। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि द एक्यूमुलेटेड एवरेज 11 डेज, 11 दिन की उनकी छुट्टियाँ पड़ी हैं, 15 दिन की देती है, 11 दिन की पड़ी है, तो कंपनी को पेमेंट क्या करना पड़ेगा, जो एवरेज ड्यू है उसके हिसाब से। यानी हम कह सकते हैं कि 1000 एम्प्लॉई है, सॉरी 100 एम्प्लॉयज़ है, उसको 11 दिन की अगर दिया जाए तो 11 दिन की छुट्टी के हिसाब से वो हो जाएगा 1100, और उसका एक दिन का जो रेट है वो 700 है, तो कुल मिला के उनका हो जाएगा 7,70,000। सो 7,70,000 उनको P&L अकाउंट के अंदर एज अ एक्सपेंसेस लिखना है, ताकि वो पेमेंट हो सके। अच्छा, चलो नंबर 30, The refers to blank refers to increase in assets or decrease in liability, जिससे assets increase होती है और liability कम होती हो, a result of increase in equity, और उसकी तरफ से equity increase होती है, and other than those relating to the contribution from the holders of equity claim। यानी कौन सी चीज़ ऐसी होती है कि जिसकी तरफ से ये सारा हो सकता है कि यानी आपकी assets भी increase होगी और liability भी कम होगी। ओके, तो ये जो होता है वो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बनता है, जिसके अंदर हम ऐसा कहते हैं इनकम को। जैसे ही इनकम होगी, जैसे इनकम यहाँ पे लिखोगे, आंसर इज ए इनकम, क्योंकि इनकम आएगी तो इनकम जो है वो हमारी असेट्स इंक्रीज करेगी, नहीं कैश इंक्रीज करेगी। अगर इनकम है तो हमारी लायबिलिटीज कम तो हो जाती जाए, और इंक्रीज द इक्विटी, कैश बैलेंस बढ़ने से इक्विटी भी बढ़ जाती है। ओके, सो ये 13 आंसर इज ए। अच्छा, 14 क्वेश्चन करते हैं। अ कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022, पिछले दोनों साल का प्रॉफिट दे रखा है, 4 लाख और 3 लाख। ओके, कंपनीज पेड अप कैपिटल जो 31 मार्च 2022 को था वो 3,50,000 था। ओके, और 110 को उन्होंने क्या किया, बोनस शेयर इश्यू किया, 1/7, यानी एक शेयर के ऊपर आपको 7 शेयर दिए जाएंगे। अब कंपनी के पास ऑलरेडी 3,50,000 शेयर थे, है ना, तो कंपनी कितने बोनस शेयर इश्यू कर लेगी। तो ये जो बोनस शेयर कैलकुलेशन आता है उसके हिसाब से देखा जाएगा, तो कंपनी 50,000 शेयर, सॉरी 7/1 है, 7/1 है, यहाँ पे जो आएगा आंसर उसमें 7/1 है। तो 7/1 यहाँ पे थोड़ा चेंज करें तो मिटाना है इसमें से, तो इस 1/7 नहीं है, 7/1 है। तो नहीं, 7 शेयर जो हमारे पास है उसके अगेंस्ट में 1 शेयर दिया जाएगा। ओके, फॉर बोनस शेयर फॉर एवरी 7 इक्विटी शेयर्स। तो हमारे पास 3,50,000 शेयर थे, यानी नए शेयर कितने बन जाएंगे, तो बोले 50,000 शेयर बन जाएंगे, यानी 3,50,000 और 50,000 कुल मिला के 4 लाख शेयर हो जाएंगे आपके पास। ओके, दोनों साल का प्रॉफिट के अगर देखा जाए तो 2022 का अगर प्रॉफिट है हमारे पास वो 3 लाख है। ओके, तो 3 लाख को हम डिवाइड कर लेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख। ओके, तो हम लिखेंगे 3 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, तो हमारे पास आ जाएगा 0.75।
तो 0.75 कहाँ पे है, यहाँ पे है, दूसरा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ढूंढना है तो दूसरे साल तो 4 लाख प्रॉफिट है, दैट इज़ 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, दैट इज़ 1। सो आंसर ये बी ही सही है, इसमें जो आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रीस्टेटेड ईपीएस फाइंड करना था 2021-22 का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो थे आपके पास इंफॉर्मेशंस यहाँ पे लिख दी। ओके, नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट guide the accounting treatment for the hire purchase transaction, wherein the assets is recorded in the books of hire purchase rather than the hire seller। तो हायर सेलर के नाम पे लेने की वजह से अपहारे नाम से लिखा रहता है एज अ हायर परचेज, जो असेट्स के तहत। तो ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी हमारी कंपनीज जो है वो अलग है, जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। सो आंसर इज सी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स जो खरीदने वाले होते हैं, यानी फ्यूचर में होंगे। सो हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स जो होते हैं वो पोटेंशियल शेयर्स के अंदर नहीं, दे आर द एक्चुअल शेयर्स, दे आर द नॉट इक्विटी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। ओके, तो 16 MCQs हमने सॉल्व कर दिए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर 17 पे। XYZ लिमिटेड got the legal notice in the discontinuation of business due to some illegal work. Okay, and which the fundamental accounting assumptions are affected। तो यहाँ गोइंग कंसर्न की जो है वो गोइंग कंसर्न के हिसाब से ये डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस का जो है वो यहाँ पे नियम भंग होगा। तो ये आंसर आएगा डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, नंबर 18, DK Limited reported the profit after tax 1 lakh for the year 31st March 2023 और कंपनी के प्रेफरेंस डिविडेंड थे 23,000, जो कि हमें माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट में से। ओके, प्रॉफिट अवेलेबल यहाँ भी लिखा है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 77,000। ओके, द कंपनी हैज़ एन 1 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4 एंड इश्यू किए थे 20,000 शेयर और 110 को। हमें बेसिक ईपीएस फाइंड करना है। तो पहले तो हमारे पास 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट था उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड जो होगा वो प्रेफरेंस डिविडेंड हमें माइनस कर देना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक है। ओके, तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर लेंगे तो 77,000 हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा। ओके, इसमें वेटेड एवरेज फाइंड करना पड़ेगा, तो ढूंढ लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था ऑन 1/4 वो था हमारे पास 1 लाख। ओके, और फिर हमने न्यू इक्विटी शेयर्स इश्यू किए थे 110 को, जो कि करीबन 60,000 थे। ओके, नहीं 60,000 नहीं थे, कितने होते देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर बता रहे थे कि भी इन 1/4 को 20,000 शेयर इश्यू किए थे ऑन 110 को। ओके फाइन, तो 110 को हमने 20,000 शेयर कर दिए थे, नहीं हमारे पास हो जाएंगे 1,20,000 शेयर। अच्छा, 1/4 to 110 दैट इज 6/12 और इसका भी 6/12 हो जाएगा ताकि 12/12 हो जाए, ये तो हमारा रूल है ही। ओके, तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 6/12 करना चाहेंगे तो 50,000 आधा हो जाएगा, और 1,20,000 का आधा कर लेंगे तो 60,000 हो जाएगा। सो इसका मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास हो जाएंगे 1,10,000। अच्छा, प्रॉफिट हमारे पास जो था वो हमारे पास 1 लाख था, उसमें से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना था, प्रेफरेंस डिविडेंड हमने माइनस कर लिया जो कि हमारे पास था अमाउंटेड ₹23,000। सो ये माइनस कर दिया तो हमारे पास 77,000 बचता था, जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा था। उसको हम डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो कितना हो जाएगा 0.7। सो 0.7 इज योर आंसर। ओके, है ऑप्शन में, देख लेते हैं। यस, आंसर इज ए, 0.7। नंबर 19, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो CSR है, दैट इज प्रोवाइड द CSR आर टू बी एप्लीकेबल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके लिए क्या रूल होते हैं। तो एक होता है एटलीस्ट, हमारे पास यहाँ पर रूल हम देख लेते हैं, उसके अंदर जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कौन सा होता है मैं बता देता हूँ आपको। चलो, सो एज पर सेक्शन की बात करें, सेक्शन 135(1) जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए था, तो उसके लिए होता है एटलीस्ट 500 करोड़ की बात करें तो ₹500 करोड़ दैट इज 500 CR आपका नेट वर्थ होना चाहिए। ओके, सेकेंड है 1000 CR, यानी 1000 करोड़ की बात करें तो 1000 करोड़ आपका होना चाहिए टर्नओवर।
जिसे हम सेल्स भी कह सकते हैं। और तीसरा जो है दैट इज 5 करोड़ 5 CR जो होगा वो आपका नेट प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, ये 3 क्राइटेरिया है। तो ये तीन क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ था नेट वर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, टर्नओवर 1000 करोड़ होना चाहिए, प्रॉफिट 1 करोड़ देना चाहिए और कंपनीज नेट वर्थ 50 करोड़ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बात करते हैं सो ये तो ठीक है, चलो ये सही है, ये सही है। ओके, तो CSR के लिए हमारे पास 1 करोड़ से लेकिन 5 करोड़ तक का हमारा टर्नओवर नेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास 5 करोड़ है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, 5 करोड़ से कम नहीं चलेगा। अच्छा, जो हमारे पास एटलीस्ट 500 करोड़ रुपए हमारे पास क्या होना चाहिए, नेट वर्थ होना चाहिए, यानी नेट वर्थ ये 250 करोड़ है। ओके, लेस देन 500 करोड़ है, यानी ये भी नहीं चलेगा। टर्नओवर कम से कम 1000 करोड़ होना चाहिए, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि भी 1000 करोड़ से ज़्यादा है, यानी बी हमारा आंसर होगा, राइट। तो 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 20, TY लिमिटेड एज एन 20,000 इक्विटी शेयर्स एंड आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4। 30/6 को कंपनी ने 10,000 और इश्यू कर दिए कैश में। ओके, और 1/1 को कंपनी ने बायबैक कर दिए 2000 शेयर्स पे। ओके, तो वेटेड एवरेज फाइंड करना है, कर लेते हैं वेटेड एवरेज। सो एग्जाम्पल नंबर 20 के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो बोलते थे कि 1/4 को हमारे पास शेयर थे, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दे रखा था, वो ओपनिंग बैलेंस था 20,000 शेयर पे, राइट। फिर क्या हुआ, ऑन 30/6 को हमने इश्यू कर दिया हमारे पास शेयर्स हो गए 10,000। ओके, यानी ओपनिंग हमारे पास 20 का 20 था, अब 10,000 इश्यू कर दिए तो हमारे पास 30,000 हो गए। अच्छा, दैट इज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर की बात करें। 1/10 को हमने क्या कर दिया, सॉरी 1 जनवरी को, ओके, हमने बायबैक कर दिया, दैट इज बायबैक, वापस ले लिए 2000 शेयर, यानी मार्केट में बच जाएंगे 28,000 शेयर, 2000 कम कर दिए। अब हमें क्या करना है, इसको करना है तो 1 अप्रैल टू 30/6 से 3 महीने हो जाएगा, दैट इज 3/12। सो आंसर हो जाएगा 5,000, 20,000 इंटू 3/12। ओके, 36 टू 1/1 तो हमारे पास हो जाएगा 6 मंथ्स, दैट इज 6/12। ओके, सो 30,000 इंटू 6/12 यानी 15,000, 15,000। और जनवरी से हमारा 31 मार्च तक होता है, दैट इज अगेन 3/12। तो 28,000 इंटू 3/12 तो हमारे पास अमाउंट हो जाती है 7,000 रुपीज। सो ये हो जाएगा हमारा 27,000। 5 + 15 20, 20 + 7 27,000। सो आंसर इज 27,000 है, ऑप्शन में है, दैट इज आंसर इज बी, 27,000 शेयर्स। हाउ लॉन्ग द कंपनीज रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व देयर बुक्स, कितने साल तक अपने बुक्स एटलीस्ट रखने पड़ेंगे एज पर सेक्शन 128 सब सेक्शन 5। तो कम से कम 8 साल के आपके पास क्या होने चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए, ये कंपनी लॉ कहता है। अच्छा, नंबर 22 के ऊपर जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। ओके, सो एक्स लिमिटेड ऑफ द लिस्टेड कंपनीज नॉट डिस्क्लोज द बेसिक एंड डायल्यूटेड, भाई DPS तो लगाना पड़ेगा, ये तो गलत हो गया। लिस्टेड कंपनीज जो होती है has disclosure only basic EPS and then in the face and profit and loss statement. Okay, so यहाँ पे EPS लिखना ज़रूरी है, और लेकिन ऑन द फेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नंबर C, लिस्टेड कंपनी हैज़ डिस्क्लोज द बेसिक एंड डायल्यूटेड EPS इन बैलेंस शीट, नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नीचे लिखा रहता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो लिस्टेड कंपनी डिस्क्लोज द बेसिक एंड डायल्यूटेड EPS फेस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द इक्वल प्रोमिसेस, आंसर इज डी, यानी यहाँ पे बी आंसर आएगा, ओनली 4th जो है वो करेक्ट है, सो आंसर इज बी। विच ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कैपिटल शुड बी अडॉप्टेड बाय द एंटिटी इफ दे यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द प्राइमरी कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ परचेजिंग पावर इन्वेस्टेड कैपिटल। तो ये फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट होगा, इसमें फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल वो अप्लाई होगा। Okay, number 24, which of the following is employees benefit expenses which do not fall under the preview of AS15? कौन सा होता है, तो ये होता है C, that is employee stock ownership plan. Okay, ESOPS. Okay, तो ये जो होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान के हिसाब से होता है, वो नहीं आता इसके अंदर।
बाकी तो उसकी सब्सटेंशियल लीव्स होती है, ऑन लीव होती है, कैजुअल लीव्स, ये सारी आती है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ABC Limited has sold goods in 60,000 and paid 20,000 in cash। 20,000 पे कर दिया, बाकी का पैसा बाकी है। ABC Limited has recorded sales is 20,000 basis of cash received। Okay, which fundamental accounting assumptions is not follow। भाई कंपनी के अंदर है ना, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से अकाउंट लिखे रहता है, नहीं कि कैश बेसिस के हिसाब से। सो 20,000 होगा तो वो कैश बेसिस हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया गलत। तो हमारा यहाँ पे होता है एक्रूअल बेसिस। ओके, विथ डबल अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम, आगे भी हमने एमसीक्यू सॉल्व किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक्चुअल गेन और लॉस फाइंड करना है। ओके सॉरी, एक्चुअल गेन और द लॉस ऑफ द एक्सपेक्टेड प्लान एसेट्स ऑलरेडी दे रखा है 2 लाख रुपए। ओके, यहाँ पे बेनिफिट्स पेमेंट है, कंट्रीब्यूशन है और फेयर वैल्यूज भी हमें दी गई है। तो हमें पूछा गया कि भी एक्चुअल गेन होगा या लॉस होगा, तो कैलकुलेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। सो क्वेश्चन पर था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। सो एज पर द 26 हम क्या करेंगे, क्लोजिंग वैल्यू जो होती है, फेयर वैल्यू क्लोजिंग जो होगा वो क्लोजिंग में से हम ओपनिंग माइनस कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास 6 लाख हमारा क्लोजिंग था और 4 लाख ओपनिंग था, तो अल्टीमेटली 2 लाख हमारे पास बच जाएगा। ओके, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो कि हमारे एम्प्लॉइज यानी जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर से हम माइनस कर लेंगे। ओके, और बेनिफिट्स पेड जो है, ओके, वो ऐड करना होता है। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमारे पास क्लोजिंग ओपनिंग यानी 6 लाख माइनस 4 लाख तो हमने कर दिया। ओके, कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास 1 लाख है जो कि माइनस किया जाएगा, और बेनिफिट्स पेमेंट जो है वो कि हमें ऐड कर देना है। ओके, चलो, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। पहले तो माइनस करना है कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन 1 लाख है हमारे पास, तो वो माइनस हो जाएगा। ओके, और बेनिफिट पेड जो है वो प्लस करना है, बेनिफिट पेड जो हमारे पास होता है वो 60,000 हो जाएगा। 60,000 यानी हम 2 लाख में से अगर 1 लाख माइनस करेंगे तो 1 लाख हो जाएंगे, 1 लाख में 60,000 ऐड करेंगे तो 1,60,000 हमारे पास हो गया। ये हमारा हो गया एक्चुअल रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स, जबकि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न था 2 लाख। तो एज पर एक्सपेक्टेशंस हमारा 40,000 का लॉस हो गया, है ना। हमने एक्सपेक्ट किया था 2 लाख आएगा, एक्चुअली 1,60,000, तो ये हो गया लॉस, दैट इज एक्चुअल लॉस। ओके, इसे हम एक्चुअल लॉस करते हैं। तो यहाँ पे आंसर में हमारे पास एक्चुअल लॉस 40,000 है। सो आंसर इज बी, एक्चुअल लॉस। ओके, नंबर 27। Blank set of the concept of underlying the preparation and presentations of financial statement किसके अंदर लिखा हुआ है, अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर नहीं, उसके फ्रेमवर्क में मेंशन किया गया है कि आपको किस तरह से एक्सटर्नल यूजर्स उसको यूज करें, इस तरह से उसको प्रेजेंट करना है। ओके, नंबर 28। द एम्प्लॉइज NR कॉलेज एंड कॉमर्स आर एंटाइटल्ड टू 8 days कैजुअली, उनको 8 दिन की छुट्टी मिलती है एज पर द अनयूज लीव। ओके, and not allowed to be carry forward। On average an employee is a 6 days casual leave per year, यानी 6 दिन की ले लेते छुट्टी। तो the how should be the college accounts for the casual leave as per the AS 15। तो as and when, जब भी ये होता है as and when recognize casual leave is available, तब नोट किया जाता है। ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 29 के अंदर होगा, दैट इज इफ द एंटिटी इज नॉट फॉलोड द सेम मेथड्स ऑफ द डेप्रिसिएशन, एक जैसी मेथड नहीं करेंगे तो क्या होगा, फॉर द फुल ईयर आफ्टर वन विच द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस इज हैम्पर्ड, यानी कौन सी चीज़ होगी जो आप उसको नहीं बता सकते। सो आप उसके ऊपर रिलायबल नहीं कर सकते, रिलायबिलिटी कर सकते, कंपैरेटिव नहीं करेंगे। अलग अलग अगर आपने डेप्रिसिएशन प्लान किया है तो पिछले साल का अगर आप प्लांट एंड मशीनरी और करंट ईयर की वैल्यूज है वो गलत आएगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। Nirma Limited has a benefit of the 12% on the last drawn salary
for the employee at the time of retirement. रमेश who is then joined on 1/4 और estimated salary उसकी 1,20,000 थी, 5 साल for the year end of 500. Calculate the obligations of realized of the statement of profit and loss account for the 31st March 2023, यानी कि 22-23 की बात चलेगी. सो यहाँ पे हम करेंगे 22-23, है ना. सो 22-23 के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है बाकी के रिमेनिंग 4 ईयर्स के लिए, यानी 1 साल तो निकल गया. सो आपको क्या करना है, आपका जो सैलरी है 1,20,000, इसका 12% रिटर्न फाइल करना है. 12% रिटर्न के हिसाब से आपको 14,400 रुपीज़ मिल जाएगा. और आपको जो पीवी है, पीवीआर जो आपका है 10% के हिसाब से यहाँ बताया हुआ है ना. 10% यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है. तो एज पर 10% तो 10 और उसका 10% तो होगा, अगर 100 का 1 का अगर 10% होगा तो 1.1 ये आपका बेसिक होगा. और रिमेनिंग 4 ईयर्स है तो 1.4 इंटू डिवाइड बाई 1.1 इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी और रेस्ट टू 4. तो जो कि हमारे पास है 1.1 की अगर हम 4 ईयर की वैल्यू देखे जाए तो हमारे पास आता है 0.683. तो हम डिवाइड करेंगे 0.683, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 0.683. So answer will be the 9835.2. So answer is B, जो कि हमारा आंसर होगा. So ये हमने 30 MCQs थे हमारे पास जो हमने सॉल्व किए हैं फॉर द ईयर 2024. ओके, मिलते ही ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे. और प्रीवियस यानी लास्ट ईयर का जो फुल पेपर है उसका सॉल्यूशन भी हमने बनाया हुआ है, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक मिलते हैं. हैव अ गुड डे.